एक्चुअल वैल्यू। अब हम चलते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स पे। तो जो हमारा मेन था सैम्पलिंग मेथड्स एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स, उसके पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं मैंने आपको बताया। तो सैम्पलिंग टेक्निक दो तरीके की होती हैं, यानी सैम्पलिंग का मतलब हुआ है किस तरीके से हम सैंपल को चूज़ करते हैं, वो टेक्निक क्या है जिससे हम सैंपल को लें। तो दो तरीके की टेक्निक होती है, एक को बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास पहले कोई भी प्री नॉलेज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी भी सैंपल को सिलेक्ट करने का जो चांस है वो फिक्स्ड है, या वो चांस हमेशा सेम ही रहेगा, इक्वल होगा हर एक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, और इसमें किसी भी तरह का जजमेंट या रिसर्चर की कोई बायसनेस नहीं होगी। उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो चांस ऑफ सिलेक्शन है या प्रोसीजर है जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो कोई फिक्स्ड नहीं होता है, यानी कि ये पर्सनल या जजमेंट ऑफ रिसर्चर के बेस्ड होता है। ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इनको कई भागों में बांटा गया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी आदमी का जजमेंट या पर्सनल रिव्यू या कोई भी बायस एक तरीके का हो, वो अपने रिसर्च के हिसाब से वो बायस हो सकता है। तो उसको किस तरीके से बांटा गया है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी को कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग में डिफरेंस किया गया है, जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को मल्टी स्टेज, सैम्पल रैंडम, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में डिफरेंशिएट किया गया है। तो सैम्पलिंग टेक्निक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको हम बारी बारी पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अंतर क्या होता है। अब हम आते हैं रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम का मतलब ये होता है कि हर एक जो ट्रायल्स हैं, हर एक सिंगल ट्रायल्स में जो सिलेक्शन है वो इक्वल हो, यानी कि जो भी हम पूरे इंटायर पॉपुलेशन के चांस हैं वो इक्वल हो सकते हैं। यानी कि जैसे अगर आप देखें, जब लोग लॉटरी निकालते हैं तो लॉटरी में सब अपना टिकट खरीदते हैं और सबको ये विश्वास होता है कि शायद मेरा टिकट निकल जाए, यानी कि सबको इक्वल चांसेस होते हैं कि उसका टिकट निकल जाएगा। उसको हम बोलते हैं रैंडम। सिंपल रैंडम का मतलब क्या होता है कि जब कोई सिंपल टेक्निक्स या जो इक्वल प्रोबेबिलिटी हो, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब कि जिसमें हम स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो हमारा साइज होता है उन सबके इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के, और हम जनरेट करते हैं रैंडम नंबर और रैंडम नंबर टेबल से। अब जैसे सिंपल रैंडम में ABCDE हमने 5 भागों में बांटा है, और इसमें किसी को पता नहीं है कि कौन सा ग्रुप है जो ले लिया जाएगा, और ये ग्रुप रैंडमली कोई भी एक ग्रुप फाइंड आउट किया गया और इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इसको उस ग्रुप के उसमें ले लिया गया है। तो इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, ये इजी टू एनालाइज है और साथ ही साथ इसके मिनिमम नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन की ज़रूरत है। जो बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं चाहिए कि कितने सारे पॉपुलेशन है, हम सिंपली अपने हिसाब से जितने हमें सैंपल चाहिए उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये रिसर्चर की एक्सपर्टीज पे यूज़ नहीं किया जाता है और ग्रेटर रिस्क होते हैं इसमें रैंडम एरर क्रिएट होने के, और साथ ही साथ कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ही होगा। तो इसलिए ये क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। साथ ही साथ हम इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट भी पढ़ेंगे और एक विदाउट रिप्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, यानी कि जो भी हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं अगर उसको हम बिफोर उसके रिप्लेस नहीं करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। और अगर हम रिप्लेस बैक कर देते हैं कोई भी नया ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि हमने एक क्लास लिया, उस क्लास में हमने क्या किया, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ इस बच्चे में से एक को लिया
हमने, और इसको हम बाहर निकाल लिए। अब जो बचे हैं हम यहाँ पे, उसमें से फिर हम दूसरे को लेंगे, फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसको हम बोलेंगे कि ये ये विद रिप्लेसमेंट है, हमने बाहर निकाल लिया। विदाउट रिप्लेसमेंट किसे कहेंगे? ये हमने भले सिलेक्ट कर लिया बट ये अभी भी अंदर ही है, इनको हम बोलेंगे सिंपल सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सिंपल सैम्पलिंग, एक सेकेंड, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में हम क्या करेंगे? ये हमारा पॉपुलेशन का साइज n है और यहाँ पे NCN यानी कि कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करने के लिए हम 1/n NCN इसमें यूज़ करेंगे, जबकि जब विद रिप्लेसमेंट की बात आती है तो हम किस तरीके से करते हैं? 1/n और उसके पावर n, इसमें कॉम्बिनेशन यानी c नहीं आता है। अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था उसका पहला इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो टाइप है वो है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एक अल्टरनेटिव रिड्यूस है वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए, और ये यूज़ किया जाता है कब? जब हमारे सिंपल मीन कैन बी मेड अ मोर इफिशिएंट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन, और ये हेट्रोजीनिटी ऑफ द वेरिएबल को रिड्यूस करता है हमारे पॉपुलेशन में से। अगर किसी और वर्ड में हम देखना चाहें तो जब भी हम अगर हमारा पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो हम क्या करेंगे? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे। इसमें हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक में इफ़िशिएंट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। अब स्ट्रैटिफाइड मीन्स हम सारे ग्रुप को एक लेयर में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। अब जैसे कि हर एक जो ग्रुप्स हैं इसका नाम हम देते हैं स्ट्राटा, यानी कि स्ट्राटा जो हर एक होमोजीनियस आइटम को कंस्ट्रक्ट करेगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में देखिए, हमारा अगर ग्रुप हेट्रोजीनियस है तो उन सारे हेट्रोजीनियस ग्रुप में से जो सिमिलर टाइप के लोग हैं या सिमिलर टाइप का आइटम है उसको अलग अलग हम स्ट्राटा में बांट देंगे, और वो हर एक स्ट्राटा में होमोजीनियस टाइप का होगा। कोई भी आइटम होमोजीनियस होगा इस एक स्ट्राटा में, भले ये अलग अलग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से लिए गए हों, बट जो भी होंगे वो इसमें इस एक स्ट्राटा में होमोजीनियस आइटम को ही कंसिस्ट किया जाएगा। जैसे कि गर्ल्स है, गर्ल्स, बॉयज़ और थर्ड जेंडर, ये सब कुछ एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। लेकिन जो हम स्ट्राटा लेंगे अलग अलग ग्रुप्स का, तो एक स्ट्राटा में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स होगी, एक स्ट्राटा में सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ होंगे और एक में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर होंगे। यानी कि इन सबको डिफ्रेंशिएट कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में, लेकिन हर एक ग्रुप्स में भले ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन था बट हर एक ग्रुप में होमोजीनियस पीपल को बांट दिया गया है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटा या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें हर एक जो पॉपुलेशन है उसको एक स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया जाता है और पिक किया जाता है रैंडमली किसी भी लोगों को। अब हर एक स्ट्राटा में एक में गर्ल होंगी, बॉयज़ होंगे और ट्रांसजेंडर होंगे। अब पिक कैसे करेंगे? रैंडमली इसमें से 5 गर्ल ले लेंगे, इसमें से जितना चाहिए, इसमें से जितना चाहिए, हम रैंडमली चूज़ करेंगे। अब इस कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हमारे स्ट्रैटिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा। तो क्राइटेरिया तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हम बॉयज़ गर्ल्स उनके जेंडर के हिसाब से लेंगे, जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से लेंगे, एज के हिसाब से लेंगे, या हमारा जो स्टडी जैसा करना चाहते हैं उस हिसाब से लेंगे। फिर दूसरा है यहाँ फिर हम उस टोटल पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन के बेस्ड में हम ये क्राइटेरिया को डिसाइड करेंगे कि हम उनको इस तरीके से बांटेंगे। फिर उनको सेपरेटली सब पॉपुलेशन में लिस्ट करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट सब पॉपुलेशन का और अप्रोप्रिएट रैंडम सिलेक्शन टेक्निक को अपनाएंगे। रैंडम का मतलब किसी हर एक
लोगों के सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होंगे। और उसके बाद हम सब सैंपल करके हम मेन सैंपल को ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रैटिफिकेशन इम्प्रूव करता है रिप्रेजेंटेटिवनेस को, यानी कि साथ ही साथ हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को अपने सैंपल में ऐड करें। ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से हम कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो ये हमें हर एक ग्रुप में रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बनाने में ये हमें एश्योर करता है, हेल्प करता है। और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हर एक स्ट्रैटम का वो कैसे होते हैं, एस्टिमेटेड एंड कंपैरिजन उसमें हम दिखा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो प्रपोर्शन है ईच स्ट्रैटम का, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करे ये ज़रूरी नहीं है। और जो स्ट्रैटिफाइड लिस्ट है वो बहुत कॉस्टली हो जाती है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। साथ ही साथ कोई भी फिजिबल स्ट्रैटिफाइड और वेरिएबल या एक्सपेंसेस ये थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से इसको डिसएडवांटेज माना जाता है। अब आते हैं हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पे। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक अरेंजमेंट है किसी भी पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। जैसे कि हमारे क्लास की बात कर लेते हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं। हर एक 25 बच्चे में जो दूसरा बच्चा होगा, यानी कि जो दूसरा बच्चा होगा उसी को सिलेक्ट करना है, या ऑड इवन करके सिलेक्ट करना है, कोई nth आइटम पे सिलेक्ट करना है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब ये प्रोवाइड क्या करता है, इवन स्प्रेड ऑफ अ सैंपल ओवर अ पॉपुलेशन लिस्ट एंड ग्रेटर प्रीसिजन्स। यानी कि हम कोई ऑड नंबर के जितने भी स्टूडेंट ऑड नंबर पे हैं हम सिर्फ उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, या इवन नंबर वालों को सिलेक्ट कर रहे हैं, या हर एक 10th बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे है कि सबसे पहले हम लिस्ट करेंगे कि हम अल्फ़ाबेटिकली रखें, या अगर किसी स्ट्रीट या एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग हर एक घर नंबर, हाउस नंबर या इसके अल्फ़ाबेटिकल रखें, या हम हर एक 50 अगर 1000 लोगों में से हमें सिर्फ 20 लोगों को लेना है तो हम उस तरीके से डिसाइड करें कि 1000 लोगों में से 20 लोगों को ही लेना है, तो हर एक 50वें लोग को हम ले लेंगे। या इस तरीके से हम इस तरीके से चूज़ करें ताकि हमारे पास जो हमारा सैंपल साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमें एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिल पाए। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये जो सिंपल कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व होता है, साथ ही साथ लेस एक्सपेंसिव होता है और ईजियर होता है इसको इम्प्लीमेंट करना, और वेरीफाई करना भी ईजी होता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मोर इफ़िशिएंट होता है हमारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से, और ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट और अप टू डेट अरेंज्ड सीरियल रैंडम ऑर्डर। डिसएडवांटेज क्या है इसके, ये रिप्रेजेंटेटिवनेस को रिड्यूस करता है, क्योंकि एक साइक्लिकल पैटर्न है तो हो सके कि रिप्रेजेंटेटिवनेस सैंपल ना मिल पाए, और ये एक पीरियोडिक ऑर्डरिंग रिक्वायरमेंट इसके लिए ज़रूरी है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। अब हम आते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग पे। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में हर एक पॉपुलेशन को, होल पॉपुलेशन को हम एक म्यूचुअली या एक्सक्लूसिवली हम सब ग्रुप या क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में भी हम डिवाइड करते थे, लेकिन हम होमोजीनियसली डिवाइड करते थे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को। लेकिन क्लस्टर में हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे हर एक क्लस्टर में जो है हर एक कोई भी सैंपल हम इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अब इसमें जैसे कि अलग अलग सेक्शन हमने बांट लिया, और उस सेक्शन में से हमने कोई भी ऐसे 4% हमने यहाँ से ले लिया, 4 हमने यहाँ से ले लिया, 4 हमने यहाँ से ले लिया, यानी कि पहले तो हमने उस पूरे ग्रुप को एक अलग अलग सेक्शन में या क्लस्टर में बांट दिया, और उसमें से उसके बाद हम अलग अलग सेक्शन में से कुछ कुछ लोगों को हमने ले लिया। तो ये ग्रुप में बांटते हैं, स्ट्रैटिफाइड में भी ग्रुप में बांटते हैं, बट ये रहता है कि जो ग्रुप है वो होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में सबसे पहले होमोजीनियस स्ट्रेटा बांटते हैं, उसके बाद हम उसमें रखते हैं। लेकिन क्लस्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि हम होमोजीनियसली रखें, हम कुछ भी रख सकते हैं सेक्शन वाइज बांट के, कि हमने ये क्लस्टर बना लिया, एक ये पोर्शन का क्लस्टर है, एक ये पोर्शन का क्लस्टर है, और हर एक ग्रुप में से हम कुछ लोगों को लेते हैं, ग्रुप्स में से लेते हैं। तो ये होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये एस्टिमेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बोथ क्लस्टर एंड पॉपुलेशन का, और डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड और स्टेज सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और साथ ही साथ सैम्पलिंग एरर इसमें इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेज ऑफ
क्लस्टर सैम्पलिंग इंक्रीज करते हैं उस हिसाब से सैम्पलिंग एरर इंक्रीज होता है। अब आते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग पे। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, ये क्लस्टर सैम्पलिंग के इक्वल होता है जो इसका इनिशियल स्टेज है, बट हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप यानी कि हर एक स्टेप में स्टेप लेके तब हम इसको बांटते हैं। जैसे कि हमने हर एक पॉपुलेशन लिया और फिर उसका सब ग्रुप बांटा या क्लस्टर बनाया पॉपुलेशन का। अब इसका ग्रुप बांट लिया हमने अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, अब हम रैंडमली जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उस ग्रुप को अलग अलग, जैसे कि हमने एक जिला लिया, उस ज़िले में से हमने जितने भी गांव हैं या शहर हैं उसमें से हमने शहर वाले को पहले एक जगह रखा, फिर गांव वाले को एक जगह रखा, फिर गांव से उसमें के जितने भी प्रधान हैं उनको आइडेंटिफाई किया, फिर उन प्रधान में से जो गांव में का एलिजिबल पर्सन है उसको आइडेंटिफाई किया। यानी कि इस तरह से हम स्टेज वाइज बड़े से छोटे पे जाते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब जैसे कि ये रहा हमारा पॉपुलेशन है, इसको हमने क्या किया, स्टेज में बांटा। पहले फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद फिर हमने सेकेंड स्टेज में बांटा। हर एक को रेड वाले को पहले इस ग्रुप में बांटा, फिर येलो को एक ग्रुप में बांटा, फिर इसको ब्लू को एक ग्रुप में बांटा और वॉयलेट को एक ग्रुप में बांटा। अब इन सब स्टेज में से हमें सब में से एक एक चाहिए। हमने भले पॉपुलेशन में से अलग अलग लोगों को ले लिया, बट हमें एट द लास्ट इन सब में से एक लोग चाहिए और हमने सब में से एक लोग ले लिया। यानी कि हमने पहले स्टेज वाइज डिवाइड किया, उसके बाद से हमने लोगों को ले लिया। तो ये एक इफ़ेक्टिव वे है, इसका एडवांटेज है और ये बहुत एक्सपेंसिव है और साथ ही साथ इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ये स्टेजेस या क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं वैसे वैसे सैम्पलिंग एरर भी इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये तो जितना भी बताया मैंने ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स थी। अब हम आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी